मुस्लिम लॉ कितना प्रोग्रेसिव है विमेन राइट्स के लिए, लेकिन बहुत सारे लोगों को इसके बारे में नहीं पता है। हम आपके सामने कुछ एग्जाम्पल देंगे और आप देखिएगा। जैसे आपके सामने एक एग्जाम्पल पेश करते हैं मैरिज का। मुस्लिम लॉ के अंदर मैरिज जो है उसके अंदर कई सारे एलिमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट के एलिमेंट्स, जैसे मुस्लिम लॉ के अंदर जो शादी होती है उसके अंदर इजाब एंड कबूल है, प्रोपोजल एंड एक्सेप्टेंस जैसे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर होता है। मुस्लिम लॉ के अंदर जो मैरिज होती है इसके अंदर डिटर्मिनेशन ऑफ महर, एक महर का डिटर्मिनेशन होना जरूरी है, यानी हस्बैंड जो है वाइफ को कुछ महर देता है। जैसे एक एग्जांपल और कि मैरिज के अंदर दो गवाहों का होना, दो गवाह जो है वो विटनेस करते हैं मैरिज को। उसके साथ साथ जैसे कि आपने देखा होगा कि कॉन्ट्रैक्ट होता है, सेल के लिए सेल डीड तैयार होती है, मॉर्गेज के लिए मॉर्गेज डीड तैयार होती है। तो उसी तरीके से मुस्लिम लॉ के अंदर मैरिज के लिए निकाह डीड तैयार होती है, जिसको निकाह नामा कहा जाता है। इसके अंदर पार्टीज अपने अपने टर्म्स एंड कंडीशंस को लिख सकती है। जो लड़की जिसकी शादी हो रही है वो अपने जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस डिसाइड कर सकती है। अब ध्यान रखिएगा, लॉ ने ऑलरेडी उसकी एक राइट को प्रोटेक्ट किया हुआ है, महर का। बिना महर के शादी हो ही नहीं सकती है। महर क्या होता है? जो हस्बैंड जो होता है वाइफ को एक अमाउंट देता है, और वाइफ जो है कोई भी अमाउंट हस्बैंड से डिमांड कर सकती है, उसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हाँ, वो बात की बात है कि आपसी सेटलमेंट हो जाता है, तो ये हक किसको दिया है? वाइफ को दिया गया। ऐसा हस्बैंड की तरफ से ऐसा कोई नहीं है जैसे कि हमारे यहाँ डाउरी का सिस्टम चलता है। लेकिन अगर आप वहीं देखें हिंदू लॉ के अंदर या क्रिश्चियन लॉस के अंदर, तो उसके ऊपर सैक्रामेंट पे इतना ज़्यादा फोकस कर दिया गया है कि वो मैरिज को डिसॉल्व करना ही ईजी नहीं होता है, और लोग कई कई साल तक कोर्ट के चक्कर काटते रहते हैं। आप इमेजिन करिए कि हस्बैंड और वाइफ दोनों पार्टीज अपनी बहुत सारे राइट्स, अपने बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस निकाह नामा के अंदर तो लिख ही सकते हैं, उनके ऊपर है, वो जो चाहे उसके अंदर डिसाइड कर। उसके साथ साथ लॉ ने, जो मैरिज का लॉ है मुस्लिम का, उसने ऑलरेडी औरत की जो फाइनेंशियल राइट्स है उसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया और उसको प्रोटेक्ट किया। अब ये महर जो है हस्बैंड को देना होता है, वो ले नहीं सकता, वो डिमांड नहीं कर सकता है। ये महर तो उसे देना ही होगा। उसके अलावा शादी के बाद उसको अपनी फैमिली को मेंटेन करना होगा। अगर उसके पेरेंट्स होंगे उनको मेंटेन करना है, वाइफ है वाइफ को मेंटेन करना है, उसके बच्चे हैं बच्चों के ऊपर मेंटेन करना। तो यानी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन जो है मुस्लिम लॉ के अंदर, फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन मेंटेन करने की वो मर्द के ऊपर डाली गई है, यानी जो है हस्बैंड के ऊपर डाली गई है। अगर वाइफ कोई जॉब भी करती है या काम भी करती है तो फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन उसके ऊपर नहीं है कि वो मेंटेन करे। आप इमेजिन करिए 1400 साल पहले औरत के जो उसके फाइनेंशियल राइट्स को देखिए कितना ज्यादा क्लियरली प्रोटेक्ट किया गया। अब यहीं पे मुस्लिम लॉ रुक नहीं जाता है। 1400 साल पहले औरत को, चाहे वो माँ हो, चाहे वो बहन हो, चाहे वो बेटी हो, चाहे वो वाइफ हो, उनको प्रॉपर्टी के अंदर हिस्सा दिया। तो अगर आप देखिए कि औरत को, यानी जो वाइफ होती है, उसको फाइनेंशियली कितना ज्यादा प्रोटेक्ट किया गया है मुस्लिम लॉ के अंदर। एक्चुअली में अगर हम लोग गौर करें तो मुस्लिम लॉ काफी ज्यादा प्रोग्रेसिव है। दिक्कत कहां पे आती है? इसके इम्प्लीमेंटेशन में। तो इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो सही से नहीं हो पाता है। इसके साथ साथ बहुत सारे मुस्लिम कम्युनिटी के लोग भी इसकी जानकारी नहीं रखते हैं।